Risk-taking ability is the cornerstone of entrepreneurship. How would you advise young entrepreneurs to assess and manage risk and take the big leap of faith? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक तो रिस्क असेसमेंट करना एक बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बार हमने देखा है कि वो रिस्क को पूरी तरह से असेस नहीं कर पाते, और क्योंकि रिस्क को असेस नहीं किया इसलिए वो फेल भी होते हैं, और इसलिए वो कुछ इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयारी भी नहीं कर पाते कि इस बिज़नेस में मैं जब शुरू करूँगा तो ऐसी समस्या भी आ सकती है। उसको उन्होंने असेस नहीं किया, इसीलिए रिस्क असेस नहीं किया, और जब वो समस्या आ जाती है तो उस वक़्त वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक अभी 2008 के, बहुत दूर नहीं है, 2008 हमारा जो डाउनटर्न था, मैंने बड़े अच्छे मुंबई के बढ़िया करोड़पति बिजनेसमैन को मेरे कमरे में आके पूरे बच्चे की तरह से रोते हुए देखा, क्योंकि कभी डाउनटर्न देखा नहीं ज़िंदगी में। अच्छा ही अच्छा दिखता चला गया, कभी समस्या देखी नहीं। तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैं कहता हूँ, अगर जो एक्सपीरियंस यंग के लिए नहीं है, आप लोग भी जब नया बिजनेस करते हैं तो उसकी रिस्क असेसमेंट तो पूरी तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको उस बिज़नेस के लिए किसी दूसरे से भी सलाह करनी पड़े, कुछ करना पड़े, कोई कंसल्टेंट को भी, मैं तो कभी कंसल्टेंट को पैसा देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी कंसल्टेंट को भी देना पड़े तो करना चाहिए। और यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो मैं ये कहूँगा उस स्थिति में आपको यू हैव टू मेंटेन योर कूल, you have to learn from that situation, because failure teaches lot much better and faster than the success teaches you. उस समय में अगर आप अपना कूल रख के, अपना ठीक रख के, बिना घबराए अगर काम करेंगे, उस समस्या से निकल भी जाएंगे। अदरवाइज तो देयर इज नो, क्योंकि जो डर है ना, जो घबराहट है, वो मल्टीप्लाई होती है। जितना आप सोचते हैं उसके बारे में, इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड। बिना कहे, बिना जाने, शायद हम दूसरे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं कि हम अपने बिजनेस को एक लब तक पहुंचने के बाद उसको आगे कैसे एक्सपेंड करें। शायद एचआर डोमेन से हम बिना कहे निकल चुके हैं। हम कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड बीइंग कॉम्प्लेसेंट, ये दोनों एडवर्स वर्ड है क्या? कि आज ये स्थिति है कि XYZ आदमी का वर्थ 5,000 करोड़ है, तो आगे जाके वो कॉम्प्लेसेंट वहां रहे या और कोई रिस्क ले और करता रहे और वो प्रोसेस पूरा डायनेमिक रहे। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द डे। कल क्या है, परसों क्या है, और आगे क्या है, और क्या आगे। थैंक यू सर। यही है, देखिए, जहां आप कॉम्प्लेसेंट हो गए, एक कुदरत का कानून है, कोई भी चीज़ स्टेटस को पे मेंटेन नहीं रहती। या तो वो आप सक्सेसफुल हैं, आप एक लेवल से चले, आप यहाँ पहुँच चुके, आपकी भी इच्छा होती है, आपकी बीवी की भी इच्छा होती है, आपके हस्बैंड की भी इच्छा होती है, यार बस बहुत हो गया ना, अब छोड़ो, क्यों इतना मारामारी करना। जहाँ पे वो ऐसी स्थिति सोचने में आ गए, वहाँ पे आप ऐसे आना शुरू हो जाएंगे और काम करते रहेंगे तो आगे चलते चले जाएंगे। तो स्टैटिक आप चाह के भी रह नहीं सकते, उस जगह पे नहीं रह सकते। आपने तजुर्बे किए होंगे, आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हो यहाँ, कि जहाँ आपने ये सोच लिया कि अब बहुत हो गया, वहाँ पे वो नीचे आना शुरू हो गया। थोड़े दिन बाद अरे ये क्या हो गया, फिर आप उठ के फिर दोबारा शुरू कर देते, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो डायनामिक रहना पड़ेगा आपको वह, क्योंकि ये तो शेर की सवारी है, आप इससे उतर नहीं सकते एक बार चलने के बाद। सर, आज हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेनिंग देयर की एम्प्लॉयज। सो ये जो की एम्प्लॉयज है, हाउ डू दे गेट इन्फ्लुएंस्ड सो दैट दे स्टे विथ यू फॉर लॉन्गर पीरियड? मेरा ख्याल से ये प्रश्न हमको कोई एम्प्लॉयज से भी पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्रांड, आपकी
कंपनी की वैल्यू सिस्टम अगर अच्छा है, उनको आप प्राइड देते हैं। भारतवर्ष की समस्या क्या है सबसे बड़ी? हम लोग अपना प्राइड खो चुके हैं, और यही बात लागू होती है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अच्छे की एम्प्लॉयज़ विल स्टे विद यू इफ़ दे हैव प्राइड इन द ब्रांड, इन द कंपनी दे वर्क फॉर, द वैल्यू सिस्टम दे वर्क फॉर, मोर देन मनी। और जो लो आदमी पैसे की वजह से छोड़ के जाता है या जाती है, आपको उसके बारे में चिंता भी नहीं होनी चाहिए। जी। My question to you is, sir, for any business to expand, you have to keep innovating and generate new ideas. So, what is that? How do you generate your ideas, and how long do you hold on to an idea before you give it off? अपने दिमाग में उस आइडिया को, आइडिया के बड़े स्टेजेस है। एक आइडिया दिमाग में आया, किसी ने भी कहा कि ये काम कर लीजिए अच्छा है, या आपके अपने मन में आया। अब आपको कुछ हद तक उसके विषय में विचार करना, उसके बारे में जानकारी करना, क्या उस प्रोडक्ट की, उस बिज़नेस की नीड है, क्या गैप है क्या आज अवेलेबल। जैसे कि हमने जब एसएल वर्ड शुरू किया मुंबई में, मैं तो मुंबई आया, आके एसएल पैकेजिंग लगाई थी। उसी प्रकार से एसएल वर्ड भी जब बनाया कि मुंबई में ना तो आदमी के पास ज़मीन है, ना उसके पास छत है, बेचारा फ्लैट में बीच में लटका हुआ है, खेलने करने कोई बच्चे के पास कोई जगह नहीं दिखी हमें यहाँ। एसएल पैकेजिंग अच्छी चल पड़ी थी, ये ज़मीन हमने ख़रीदी हुई थी, तो क्या करना चाहिए, गैप क्या है, डिमांड क्या है। अब गैप दिखा कि भाई ये एक अम्यूज़मेंट की जगह होनी चाहिए, इसलिए लगाया। वो गैप को, नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसके ऊपर चल पड़ना, तो कोई फिर समस्या नहीं आती है, फिर वो फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर का चांस तभी अगर एग्जीक्यूशन में वीकनेस हो, एग्जीक्यूशन की वजह से अच्छा आइडिया भी फेल हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कब, व्हेन डू यू गिव अप? ओनली व्हेन यू से कि हाँ ये तो मेरे बस का अब नहीं रहा। व्हेन यू एक्सेप्ट द फेलियर देन इट इज़ अ फेलियर, यू लीव द आइडिया। और ऐसे आइडिया बहुत आते हैं, लेकिन आप सब पे तो काम नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एज ए इन्वेस्टर वो एंटरप्रेन्योर में क्या देखता है? आपकी कन्विक्शन देखता है वो, जो फंड लगाने वाला है, आप कितने कन्विंस्ड हो उस आइडिया के बारे में, आपको कितना भरोसा है उस आइडिया के बारे में। और उसके बाद वो देखता है कि आपको अपने ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने का कितना भरोसा है। अगर आपको 100% भरोसा है तो वो आपके ऊपर भरोसा करेगा और पैसा लगाएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अब तक।